हेलो नमस्कार साथियों, विन बीपीएससी पे मैं शशांक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी तक हम लोग बीपीएससी जीएस पॉइंटर यानी बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में प्राचीन काल का इतिहास और मध्यकालीन इतिहास देख चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास एग्जाम पर्पज से बीपीएससी के एग्जाम पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी का जो भी इतिहास से प्रश्न था उसका अकेले 50% आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे जाते हैं। तो ये इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो हम लोग प्रश्न देखेंगे उसमें आप देखेंगे कितना ज़्यादा रिपीटेशन में मिलता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज आधुनिक भारत का इतिहास यूरोपीय कंपनी के आगमन से। पहला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ। अल्मीरा पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली करते थे। भारत में सन 1613 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। इस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावलंबी के स्थान पर हराया था। थॉमस वेस्ट ने हराया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अतिग्रहण। देखिए, कर्नाटक युद्ध जो भी होता है, ये होता तो भारत में है, लेकिन ये कौन कौन लड़ते हैं? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ते रहते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? याद रखेंगे 1632 में। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। यह सही उत्तर हो जाएगा बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिहार हो जाएगा। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित हुई थी, सूरत में हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा ओडिशा की दीवानी प्रदान की थी। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को प्रदान की थी। इलाहाबाद की संधि के बाद से रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किससे बनाया? ये मोहम्मद रजा खान को बनाए थे, मोहम्मद रजा खान। और बिहार के लिए भी याद रखेंगे राजा सिताब राय। नेक्स्ट है, 1760 ईस्वी के प्रसिद्ध वांडीवास के युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीतते हैं। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाहशुजा से प्राप्त किया था। शाहशुजा ईरान का व्यक्ति था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ की थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब होती है? तो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुई थी वो थी इलाहाबाद की संधि। इसका डेट कब था? तो 12 अगस्त 1765 प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। गवर्नर जनरल और वायसराय, तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करता है। गवर्नर कंपनी के, बंगाल का गवर्नर, कंपनी के अधीन गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर और भारत का वायसराय। तो ये से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, इसको अच्छे से देख लेंगे। चलिए देखते हैं बीपीएससी कौन कौन सा प्रश्न पूछा है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। बंगाल में द्विसदन शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। और समाप्त किसके द्वारा किया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। लॉर्ड लिटन संबंधित नहीं है, एल्बर्ट विल से लॉर्ड लिटन का कोई संबंध नहीं है। लॉर्ड पिलेजरी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन स्लेमन के नेतृत्व में हुआ था। निम्न सामाजिक सुधार में विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए। सती प्रथा का उन्मूलन किया, दास प्रथा का उन्मूलन किया, ठगों के संचलित गिरोह का दमन किया। ये सभी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? विलियम बेंटिक ने किया था। सिंध, ग्वालियर, अवध और सतारा में से इस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। तो ग्वालियर को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकार किया था? नेपियर। भारत में प्रथम रेलवे लाइन इस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी बहुत सारा काम करता है, जिसमें तार हो गया, तार, डाक, रेलवे, इसके अलावा हड़प नीति के लिए भी जाना जाता है, हड़प नीति, और विश्वविद्यालय आयोग का भी गठन किया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1877 ईस्वी में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लिटन अफगानिस्तान के प्रति बहुत आक्रामक नीति अपनाता है। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की लॉर्ड कर्जन ने किया था। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? लॉर्ड कर्जन ने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो जमींदारों के साथ स्थायी बंदोबस्त किया गया था। स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण भू राजस्व निर्माण करना था। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। 1885 यहाँ पे हो जाएगा।
रैयतवाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम लागू किया गया था। मद्रास में रैयतवाड़ी प्रथा सबसे पहले लागू हुई थी। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि के मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। यह रैयतवाड़ी प्रथा की बात किया जा रहा है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़े जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। उन्होंने इस दल के टिकट पे चुनाव लड़ा था। उदारवादी दल के टिकट पे चुनाव लड़े थे। हालांकि पहले चुनाव लड़ने वाले व्योमेश चंद्र बनर्जी का भी नाम आता है, इसे आप लोग देख लेंगे। महालवाड़ी बंदोबस्त को बंगाल में किसने चालू किया? हॉल्ट मैकेंजी ने चालू किया था। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने सन 1880 से लेकर 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है। यह किसने लिखा है? तो दादा भाई नौरोजी का यह कथन है। रेलवे इस काल के लिए एक वास्तविक वरदान थी। द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में रेलवे एक वास्तविक वरदान थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी गई है। धन प्रवाह सिद्धांत को प्रतिपादित किया दादा भाई नौरोजी ने। धन प्रवाह सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। वह उल्लेखनीय व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कदम उठाया था। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किए थे। 1857 की क्रांति। 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण क्या था? तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी। इसके अलावा समाज के सभी वर्गों का समर्थन की भी कमी थी। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये दिसंबर 1856 ईस्वी को शामिल की गई थी। कौन सी राइफल थी? तो एनफील्ड राइफल थी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो ये मेरठ में हुई थी। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरठ होगा, इसमें देखना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था अधिकारियों की अक्षमता। अधिकारी उसमें बहुत सक्षम थे, ये कारण नहीं था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। सन 1857 के विद्रोह का एक नेता कुंवर सिंह इस स्थान से संबंधित थे, तो जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा में शामिल हुए थे। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता बाबू कुंवर सिंह को माना जाता है। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार से किए थे। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह के नेतृत्व में किया था। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। पटना में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता राजपूत कुंवर सिंह थे। मैं जहां हूं जगदीशपुर वहीं है, यह कथन कुंवर सिंह का है। 1857 के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 से लेकर 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, जगदीशपुर केंद्र था। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फजले हक खैराबादी और नवाब लियाकत अली में से 1857 का विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। 1857 के विद्रोह को इस उर्दू कवि ने देखा था, मिर्जा गालिब ने देखा था। निम्नलिखित वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। साहूकार और जमींदार 1857 के क्रांति में भाग नहीं लिया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। हैदराबाद के निजाम उसने बगावत नहीं किए थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह से बिहार के यह भाग अप्रभावित रहा, मुंगेर भी अप्रभावित रहा था। 1857 के विद्रोह के बाद पहला व्यक्ति जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहता था और भारत में स्वशासन स्थापित करना चाहता था, तो वह है वासुदेव बलवंत फड़के। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किसने वर्णित किया है? तो बी.डी. सावरकर जी ने प्रस्तुत किया है। 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था नाना साहब कानपुर से लिए थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से लिए थे और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जीनत महल दिल्ली से, इन लोगों ने यहाँ सक्रिय भाग लिया था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 का विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण से इसे असफल माना जाता है। कथन और कारण का प्रश्न है। कथन कहता है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। यह कथन सही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए। यह कारण भी सही है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सत्य है। कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने दिया था। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा की थी। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा किया गया था। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद से भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा पील आयोग।
1857 के विद्रोह के बाद से ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांत में चयन किया। गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर सिख थे। दोस्तों 1857 से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक बीपीएससी इससे काफ़ी, ये हॉट टॉपिक है बीपीएससी के दृष्टिकोण से, तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इससे प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। आगे बढ़ते हैं। अन्य जन आंदोलन। अन्य जन आंदोलन में देखते हैं कौन कौन सा है। तो नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उसने एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, इसी को लेकर नील विद्रोह हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था, जिसकी रचना दीनबंधु मित्र ने किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में। मुंगेर की बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग करना, इसका मुख्य कारण था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने किया था। फराजी कौन थे? तो फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी आंदोलन के विरोध में 1839 में ढाका में ताइनूई आंदोलन किसने चलाया था? जौनपुर के करामत अली ने चलाया था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। आगे बढ़ते हैं। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट यानी महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम खोड़ था। ओडिशा की जनजाति थी खोड़, जो मानव बलि प्रथा को बैन करने के बाद से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह इस क्षेत्र में हुआ था, तो ये सेबू के क्षेत्र में हुआ था। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बड़ौदा में हुआ था बघेरा। इस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो बिहार में आदिवासी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिधो और कान्हू दो भाइयों ने किया था। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता सिधो और कान्हू थे। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हरा दिया था। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा जी थे। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1899 ईस्वी में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था फरवरी 1900 ईस्वी को। 2 फरवरी 1990 ईस्वी, 3 फरवरी 1900 ईस्वी और 4 फरवरी 1900 ईस्वी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिरसा को 3 फरवरी 1900 ईस्वी को पकड़ा गया था। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा को पकड़ा गया था सोते हुए। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़। बिरसा मुंडा जाति के शासन के पक्ष में थे और किसी राज्य के विशेष के नहीं थे। अच्छा, इसका उत्तर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये रांची था। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें अवतार मानते थे, धरती आबा के अवतार माना जाता था। हौज विद्रोह हुआ था 1820-21 के दौरान हौज विद्रोह होता है। 1875 के दक्कन के दंगे का तत्कालिक कारण अकाल की छाया माना जाता है। इसके अतिरिक्त महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर के कारण से दक्कन के दंगे हुए थे। 1921 में मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी बंगाल में आरंभ हुआ था। किसान सभा के नेतृत्व में तेभागा आंदोलन 1946 में होता है। आजादी से जस्ट पहले कोई आंदोलन हुआ था तो तेभागा आंदोलन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। पहला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 ईस्वी को हुई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 ईस्वी को हुई थी। लॉर्ड कर्जन द्वारा इस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया था, तो 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित होता है। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था। 1917 ईस्वी में नियुक्त किया था। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वो कौन थे? सैयद हुसैन बेलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। वुड के 1854 के प्रेषक के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है। इसका सही हो जाएगा, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी और इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया था। वुड का जो 1854 का प्रेषक आया था उसमें उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश की गई थी और महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया था। ये दोनों बात वुड के डिस्पैच में कहा गया था। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास को भी देख लेते हैं। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। 1878 लॉर्ड लिटन के टाइम में यह पारित होता है और अगला जो गवर्नर बनते हैं लॉर्ड रिपन, उनके टाइम में इसे निरस्त कर दिया जाता है। अमेरिका में फिर हिंदुस्तान अखबार शुरू किया गया था। तारकनाथ दास द्वारा शुरू किया गया था फिर हिंदुस्तान अखबार। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ यह पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी, तो यंग इंडिया क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए यह नहीं जुड़ी हुई थी। यह अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों के प्रचारक था। लीडर जो अखबार है उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। निम्नलिखित अखबार का प्रकाशन पटना से होता था।
इंडियन नेशन अखबार जो था इसका प्रकाशन पटना से होता था। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बहिष्कृत भारत जर्नल शुरू किया गया था। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड था। राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन है। तो द हिंदू के संपादक की बात करें तो जी सुब्रमण्यम अय्यर। अगर केसरी बात करें तो बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं, केसरी के लाल बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। और बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा हिंदुस्तानी, और सुधारक के थे गोपाल कृष्ण गोखले। एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन भी देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या को इस वर्ग के मुख्यतः आकर्षित किया था। बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जातीय और उदार रजवाड़े, इन सभी को धर्म एवं सुधार आंदोलन ने मुख्यतः आकर्षित किया था। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदू राष्ट्रवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद जी को माना जाता है। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिए थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। शारदा मणि कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी जी थी शारदा मणि। इस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था। तो अवध के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया जाता है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज था। वेदों की ओर लौटो, पुनः वेदों की ओर लौटो, ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। षड्यंत्रकारी संगठन कहा जाता है, आर्य समाज को कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग जी को माना जाता है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज और प्रार्थना समाज में कालानुक्रम रूप से प्रथम कौन सा है? तो ब्रह्म समाज सबसे पहले आता है और इसकी स्थापना 1828 में किया गया था राजा राम मोहन राय द्वारा। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? ज्योतिबा फूले जी द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया जाता है। किस वर्ष किया जाता है? 1873 में किया जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम एच.पी. ब्लाडवास्टकी द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की जाती है। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे द्वारा पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था। किस वर्ष किया गया था? 1870 ईस्वी में किया गया था। सन 1805 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना श्री गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। सही सम्मिलित है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था 1905 में। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। ये सभी सम्मिलित है। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुति के कारण से 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? नाडार इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई माजयासन सभा के लिए सही संयोजन है। तो आत्माराम पांडुरंग इसका सही हो जाएगा। प्रार्थना समाज का आत्माराम पांडुरंग। मोहनदास करमचंद गांधी यंग इंडिया के लिए थे, लोकहितवादी के लिए गोपाल हरि देशमुख और सत्यशोधक समाज के लिए ज्योतिबा फुले थे। नौरोजी फुरदोंजी थे माजयासन सभा के लिए। भारत में नारी आंदोलन इसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो ज्योतिबा फुले के कारण से नारी आंदोलन की प्रेरणा मिली। फरैजी आंदोलन चालू किया था। हाजी शरीयतुल्लाह ने फरैजी आंदोलन चालू किया था। शिवाजी आंदोलन की शुरुआत 1895 ईस्वी में की गई थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। चलिए अभी देखते हैं कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। भारतीय कांग्रेस से पूर्व सबसे बड़ी संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता था। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व सबसे बड़ी संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विसेज से कब हटाया गया था? वर्ष 1874 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को हटा दिया गया था क्योंकि ये भारत के ज्यादा पक्ष लेते थे। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना इस वर्ष हुई थी 1909 ईस्वी में हुई थी। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय राजनीतिक सुधारों को लेकर बहुत ज्यादा विरोध करते थे, इसलिए इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी कहा जाता है। महाराष्ट्र महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में यानी कांग्रेस से जस्ट पूर्व महाराष्ट्र महाजन सभा की स्थापना हुई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह मेहता, केटी टैलंग और तैयब जी ने मिलकर बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। चलिए बी डी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए थे? तो निर्वाचित हुए थे 1937 ईस्वी में हिंदू महासभा के। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है इसे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य में शामिल नहीं था। इसका सही हो जाएगा शिक्षित वर्ग के पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण व आवश्यक सामाजिक विषय पर विचार प्रकट करना। यह जो बात है 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा स्थापित कांग्रेस के उद्देश्य में शामिल नहीं था। आगे बढ़ते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इनका सही उत्तर हो जाएगा रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। कब थे? तो 1896 में गए थे और सबसे पहली बार वंदे मातरम जो है इन्हीं के काल में गाया गया था। अगर बात करें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1917 में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू 1925 में। ये दोनों प्रश्न को थोड़ा सा आप समझ लेंगे। अगर महिला पूछे, प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट 1917 में, अगर प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू जी थी। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? ये बांकीपुर पटना में हुआ था। 27वां अधिवेशन यानी 1912 का अधिवेशन की बात किया जा रहा है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक कहते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक की कथन है। किसने कहा था? कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उसके द्वारा सोचा हुआ योजनाबद्ध किया गया था। यह लाला लाजपत राय की कथन है। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, सीआर दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 के आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, दीनबंधु चित्तरंजन दास। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 की बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी। मात्र एक बार ही अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सिरजेबी कृपलानी जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के आधार पर हुई थी। यह उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाना था। यह कथन लाला लाजपत राय जी का है। तो इस प्रकार से हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। इसमें हम लोगों ने अंग्रेज के आगमन से लेकर यूरोपियन कंपनी के आगमन से लेकर कांग्रेस की स्थापना तक के प्रश्न को देखा। अगले वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग इसके आगे के जो भी टॉपिक है उसको देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए और सभी को